हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के NCERT बुक का सार संग्रह है। उम्मीद करूंगा कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज जो वीडियो बना है वह गुप्त काल पर आधारित है और गुप्त काल को हम 2 पार्टों में लेकर आएंगे, जिसका पहला पार्ट आज आप सबके सामने ये है। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? प्रश्न है, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का पतन होने लगा था क्रम से, ये किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल। गुप्त काल में नगरों का पतन क्रमिक रूप से होना शुरू हो गया था। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? बात करें कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था, तो वह है गुप्त वंश ही। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो ऐसा अगर प्रश्न हो जाए कि कौन कौन से गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधियां धारण की थी, तो वह हो जाएगा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना जो है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? मतलब किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी एक अन्य नाम देवगुप्त था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय का जो व्यापार था कौन से बंदरगाह से संचालित होता था? तो वह है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रस्ती भी कहते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर प्रश्न हो जाए कि समुद्रगुप्त के कौन से अभिलेख से उनके शासन और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रस्ती। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सर्वप्रथम जो गुप्त शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए थे वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम गुप्त शासक ऐसे थे जो सिक्के जारी किए थे। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ बनाई गई है। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा सुश्रुत। सुश्रुत गुप्त काल में
आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ, श्री गुप्त को जिसे आदिराज या महाराज की उपाधियाँ धारण किए थे, श्री गुप्त ने आदिराज और महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य शक्रोपम की उपाधियाँ धारण की थी। समुद्रगुप्त प्रक्रमांक की उपाधियाँ धारण की थी। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की उपाधियाँ धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधियाँ धारण की थी। अगर हम बात करें गुप्तकालीन कुछ अधिकारियों की, तो महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो विभाग था उसका अधिकारी महासेनापति कहलाता था। रणभंडागारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी था। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी को रणभंडागारिक कहा गया। युद्ध व शांति का प्रधान का जो अधिकारी होता था महासंघी विग्राहक कहलाता था। युद्ध व शांति का प्रधान विभाग का जो अधिकारी था उसे महासंधि विग्राहक कहा गया। राजकीय कोष का प्रधान, जो कि राजकीय कोष का प्रधान को महाभंडागाराधिकृत कहा गया। राजकीय कोष का प्रधान महाभंडागाराधिकृत कहा गया। अभिलेख विभाग का प्रधान महाअक्षपटली कहा गया। अभिलेख विभाग के प्रधान के जो अधिकारी होते थे उन्हें महाअक्षपटली कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय का प्रधान सर्वाध्यक्ष होता था। केंद्रीय सचिवालय का जो विभाग है उसके प्रधान सर्वाध्यक्ष होता था। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी जो होता था वह महाप्रतिहार कहलाता था। भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान ध्रुवाधिकरण कहलाता था। भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान को ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। दान विभाग के प्रधान अधिकारी को अग्रहारिक कहा जाता था। दान विभाग के अधिकारी को अग्रहारिक कहा जाता था। सेना का सेनापति यानी सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत होता था। सेना का सेनापति अर्थात सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत होता था। वहीं अगर हम बात करें कि न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो महादंडनायक, न्यायाधीश को महादंडनायक कहा जाता था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक होता था। पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था दंडपाशिक होता था। शिक्षा अधिकारी विनय स्थिति स्थापक कहलाता था। शिक्षा अधिकारी विभाग का जो अधिकारी होता था वह विनय स्थिति स्थापक कहलाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। दोस्तों, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगर प्रश्न हो जाए कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो उत्तर होगा दिनार। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में कौन कौन से फलित ज्योतिष ने संबंधित था? चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा छपकनक। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो वह है छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा, स्वयं एक महान विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमरसिंह, घटकरपर, वराहमिहिर तथा बररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य में कितना का अंतर है? तो 242 वर्ष का। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितने वर्ष का अंतर है? तो 242 वर्ष का अंतर है। शक और गुप्त संवतों में
242 वर्ष का अंतर है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो रूपक। गुप्त काल में चांदी के मुद्राओं को रूपक कहा जाता था, वहीं स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। कुमारगुप्त कालीन कुमारगुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तंतुवाय। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तंतुवाय। लिच्छवय दहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लिच्छवय दहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवय दहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में का अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो ज़रूर कीजिए, और मेरे पायोनियर एजुकेशन क्लासेस चैनल पर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, और भी बहुत सारी जीएस की क्लासें भी आपको उपलब्ध होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।